बेटा पढ़ो अच्छे से मन लगा के और अच्छे नौकर बनो, यही तो होता है जी। अभी बनेगी सर बता रहे थे नौकरी की डेफिनेशन। क्या बनो? अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और क्या बनो? नौकर। और अब मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्या बनो? मालिक। मालिक ऑनर। क्या बनो? ऑनर। तो कौन सा वाला पढ़ाई बढ़िया है? ये वाला। अब वाला बढ़िया है। और मैं सबसे पहले ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, आप जिस नाम से भी उसे पुकारते हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, करने की ज़ात तो सिर्फ वही है जिसे आप ईश्वर, अल्लाह के नाम से जानते हैं, लेकिन वो साक्षात प्रकट नहीं होते साहब। होते हैं क्या? अब किसी के हुए तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो आज तक प्रकट नहीं हुए। वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास भेजते हैं, ठीक है? वो जरिया बनाते हैं, और अगर आप उसके संकेत को समझ लेते हैं और इसकी बातों को मान लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमेश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का, जिसने मुझे माध्यम बनाया लाखों लोगों की जिंदगियों को और बेहतर बनाने का। राइट सर? तो ये अच्छा काम है या नहीं है? बहुत अच्छा है। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इस संसार को कुछ दे सकते हैं, तो अगर कुछ बांट सकते हैं तो मुस्कान बांटिए। अगर किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो क्या करिए? आप उसके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करिए। अगर आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं तो मोहब्बत बांटिए, प्रेम बांटिए, प्यार बांटिए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इंसानियत को तोड़ने की कोशिश ना करें, उसे जोड़ने की कोशिश करें। आपको ऐसा ही लग रहा है कि सत्संग में आ गए? और ये सत्संग ही है साहब, आरसीएम का सत्संग है ये। और मुझे आरसीएम से बड़ा कोई सत्संग नहीं लगता है। देखिए मैं किसी संसंग के विरोधी नहीं हूँ, किसी गुरु महाराज के का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पिछले 21 सालों में अनुभव हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि आज के डेट में सत्संग के आड़ में व्यापार चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है साहब। और आरसीएम क्या कर रहा है? व्यापार में सत्संग, व्यापार के आड़ में सत्संग चला रहा है, ठीक है? आज मैं अभी बहुत सारे जो सफल लोग हैं उसकी जीवनी को मैं पढ़ रहा हूँ, और उनमें एक महान व्यक्तित्व जिनका अभी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ, श्री रतन टाटा साहब, आप सब लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। व्यापार जगत में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब रतन टाटा साहब का नाम आता है तो सच्चाई और ईमानदारी की एक झलक जो है वो देखने को हमें मिलती है साहब, है ना? वो किसी घोटाले और किसी इधर कैम प्रकरण वाले प्रकरणों में वो विलुप्त नहीं थे कहीं भी, है ना? आप पूरी उनकी जीवनी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ में, एथिकल वे में, ऑनेस्टी को फॉलो करते हुए किस तरह से उन्होंने व्यापार जगत में अपना बहुत बड़ा नाम किया और स्टील किंग
1947 में टाटा स्टील की स्थापना की गई थी। सोचिए कितना बड़ा विजन रहा होगा जब हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, अंग्रेज लूट कर यहाँ से सब कुछ ले गए थे और यहाँ पर कुछ नहीं था। उस टाइम पे रतन टाटा ने क्या की थी, स्टील प्लांट को यहाँ पे स्थापित किया था 1947 में, 1947 के बाद। और रतन टाटा साहब का सबसे बड़ा स्टेटमेंट वो ये था कि मैं कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ, चाहे वो गलती हो उसको सही साबित करके दिखा दे। ये रतन टाटा साहब का कमिटमेंट था। और रतन टाटा साहब ने कितना बड़ा रोल प्ले किया और व्यापार जगत को किस तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ भी किया जा सकता है। और अगर डोनेशन की बात करें साहब, तो सबसे ज़्यादा डोनेशन देने के मामले में भी रतन टाटा साहब का नाम अग्रणी है, बहुत ऊपर है। वैसे उसमें अजीम प्रेम जी का भी नाम आता है और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। लेकिन आज मैं आपसे सफलता क्या होती है और सफल लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं, उस श्रेणी में आज मैं आपसे बात करूंगा। हम सबके प्रिय भारत रत्न, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, हमारे देश के न्यूक्लियर मैन, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस भारत को दिया। ये हम कितना भी उनका शुक्रिया अदा करें तो हम उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और उनके जीवन से आज हम सीखेंगे उनकी 5 बातें जो आपके जीवन को भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के सफलता, शून्य से शिखर तक का सफ़र, रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। और इस देश के सबसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी से कुछ हम सीख लेंगे, उनसे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहली बार में सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है। जब हम कोशिश करते हैं क्या होता है साहब? असफलता भी मिलती है, राइट। और हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ रही कमी देखो और उसे देखो और सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक डेफिनेशन दी जो पहली बार दुनिया को उन्होंने बताया, FAIL, फेल। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन उन्होंने बताई, फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड एम, लर्न। क्या कहा? फेल का मतलब क्या होता है? आप लोग क्या जानते हैं? बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। पेरेंट्स इतना प्रेशर बनाते हैं उस पर कि उसकी आत्मा सूख जाती है, बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो उन्होंने जो फेल का डेफिनेशन दिया, वो क्या डेफिनेशन दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग सीख रहे होते हैं, और सीखते हुए अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हम असफल भी होते हैं। तो क्या करना चाहिए?
कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नहीं लगातार। या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा 21 साल का सफर, क्या लगता है आपको? कंटिन्यूएशन। कि लोग मेरे घर के बाहर लाइन लगा कर खड़े थे कि सर मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है, क्या लगता है आपको? इतने ना सुने होंगे कि मेरे कान भी पक गए ना सुन के, लेकिन इस कान से सुना और इसे निकाल दिया। मैं इसी क्षेत्र में, ये मेरा कर्म भूमि है साहब, यहीं से है ना। तो ये मेरा कर्म भूमि है। इसी करावल नगर क्षेत्र से हमने अपने जीवन की शुरुआत करी है और यहाँ से ही हमने संघर्ष किया है दोस्तों। और हमारा जो पहला, हमने यहाँ पर जब दिल्ली में आए तो एक किचन था 5x4 का, वहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई और वो ज़्यादा दूर नहीं, इसी खजूरी में है। और मुझे अच्छे से याद है उन संघर्ष के दिनों की बात, जब मैं अपने रूम का या जो किराया होता है वो भी टाइम पर नहीं दे पाता था। और इस तरह से बहुत सारे किराए के मकान भी बदले हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक जोश था, एक जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो फेल को मैंने असफलता नहीं लिया था, फेल को मैंने लिया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने में हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती है, जब हम सीख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, जब संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें असफलता भी हाथ लगे, तो उससे हमें कभी निराश नहीं होना है। और मैं आज अपनी बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच में दोस्तों कि जब भी किसी ने मुझे चैलेंज किया, जब भी किसी ने ये कहा, मेरा मजाक उड़ाया कि ये बनेगा करोड़पति, ये जा रही है आरसीएम और ये बनेगा सेनापति, जब इस तरह की बातें मुझसे लोगों ने करी दोस्तों, तब मेरा दृढ़ संकल्प और मजबूत हुआ और मैंने हथियार डाले नहीं, बल्कि मैंने ये कहा कि इसको तो जरूर करके दिखाऊंगा। इसको तो जरूर करके दिखाना है। क्या आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं? अगर सफल होना है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें चुनौतियां आएंगी। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई सही काम कर रहे हैं, तो उसमें बाधाएं भी आएंगी सारी। आपको चेक किया जाएगा, आपकी जांच होगी, आपकी परख होगी, और ऊपर वाला भी आप पर कुछ न कुछ कठिनाइयां डालेगा, चेक करेगा, और आपको चेक करेगा कि ये बंदा कामयाब होने के बाद कहीं इसमें अहंकार तो नहीं आ जाएगा, कामयाब होने के बाद ये कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, कामयाब होने के बाद कहीं ये गलत रास्तों पर नहीं चले जाएगा। तो आपकी परीक्षा भी होगी, ऊपर वाला भी लेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी लेंगे, आपके यार दोस्त लेंगे, आपके रिश्तेदार लेंगे, आपके समाज वाले लेंगे। और अगर इन तमाम परीक्षाओं में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, तब आप एक सफल लीडर के रूप में सामने आएंगे। तो क्या इन सब के लिए आप तैयार हैं? यस। बी व्हाट यू वांट टू बी। यस। ये एक स्लोगन है किसी बड़े स्कूल का, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी फोटो लगा हुआ है। और मैंने जब ये स्लोगन पढ़ा, बी व्हाट यू वांट टू बी, जो आप चाहते हैं वो बने, जो आप चाहते हैं वो आप बने, बन सकते हैं। ये कौन कहते हैं?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ना सुननी पड़ेगी। कितने लोग ना सुनने के लिए तैयार हैं? यस। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा इस बिजनेस में, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये मेरा 21 साल का अनुभव है। जब अपने जिगरी यार से आप बात करेंगे, जब आप लंगोटिया यार से बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि भाई ये तो मेरी बात टाल ही नहीं सकता है, लेकिन वो आपसे उनके लिए मना करेगा। Are you ready? Yes. आप तैयार हैं क्या इसके लिए? आप इसके लिए पहले से तैयार रहिए। कई लोग तो भाई साहब ऐसे होते हैं कि अगर किसी एक ने मना कर दिया तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दिल्ली, और अगर दो ने मना कर दिया तो पूरा इंडिया साफ, 150 करोड़ की आबादी खल्लास। और अगर तीसरे ने मना कर दिया भाई साहब तो 850 करोड़ की आबादी खत्म, पूरी दुनिया खत्म। होता नहीं होता ऐसा? यस। तो क्या ऐसे आप कामयाब हो सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ना सुनने के लिए आप पहले से तैयार रहिए। ऐसे क्या करेंगे आप? ना सुनने के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपको आज पूरी मीटिंग का जो मेरा सार रहेगा दोस्तों, वो इन 3 बातों पे रहेगा जो अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि अगर आप पहली कामयाबी आपको मिलती है तो पहली कामयाबी के बाद आपको आलस नहीं करना है, आराम नहीं करना है। पहली कामयाबी के बाद भी आपको मेहनत करते रहना है। मतलब अगर आपकी रॉयल्टी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तो रॉयल्टी आ गई भाई। रिलैक्स, कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग, अरे आपको रॉयल्टी आ गई। समझ रहे हैं? अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि पहली सफलता के बाद आपको आराम नहीं करना है, आपको रिलैक्स जोन में नहीं चले जाना है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है, क्योंकि लोग कहेंगे कि पहली कामयाबी तो तुम कैसे आ गई। राइट? सही बात। साहब मैं स्टार एमरल्ड तक गया पहली बार, लेकिन मैं रिलैक्स मोड में नहीं गया। दोबारा 0 से शुरू किया और रूबी पर गया, तो ये कोई तुक्का नहीं है साहब, पहली बार तुक्का हो सकता है। समझ रहे हैं? तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि पहली सफलता तो हो सकती है कि वो तुक्के में आ गई हो, इसलिए आपको पहली सफलता के बाद रिलैक्स जोन में नहीं जाना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आपको ये नहीं समझना है कि बस हो गया, आपको कामयाबी के लिए मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो पहली सफलता के बाद आपको रिलैक्स जोन में नहीं जाना है। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई वो ये कहा कि आप भविष्य को नहीं बदल सकते हैं साहब। क्या बदल सकते हैं? आप मुस्तकबिल को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी आदतें बदल दी तो आपका भविष्य बदल जाएगा। क्या बदलना है? आदतें बदल। और अगर अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, आने वाली 7 पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। समझ पा रहे हैं क्या? यस। बदलनी क्या है? आदतें। सिर्फ आदत ही तो बदलनी है, और करना क्या है साहब? अरे गहरे नत्थु खैरे पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रोडक्ट उठा कर ले आते हो, नकली मिलावटी पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस मार्केट के अंदर। उन आदतों को बदल कर सिर्फ RCF के प्रोडक्ट ही तो इस्तेमाल करने हैं साहब। और क्या करना है? कौन सा तोप चलाना है, कौन सी तीर चलानी है, मुझे बताओ आप। सिर्फ आदत
आदतें ही तो बदलनी है, और करना क्या है इसमें, और कोई बड़ा ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसको कि कोई रॉकेट साइंस हो, वो बहुत बड़ा काम हो जो आप कर नहीं सकते। सिर्फ आदतें बदलनी है। इधर उधर की नेतागिरी की फालतू की बातें, फिल्मों की बातें, दूसरों की चुगली गीबत, इधर उधर की बातें ना करके क्या करना है? अरे आरसीएम की बात ही तो करनी है भाई। कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, बताओ क्या मुश्किल काम है? बताइए आप क्या करनी है? अपनी आदत बदलनी है, बातें बदलनी है, इधर उधर की बात ना करके किसकी बात करनी है? आरसीएम की बात करनी है। बस इतनी सी अगर आप बात कर लेंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बदल जाएंगी। दोस्तों, ये आरसीएम बिजनेस का अभियान है। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई, जो पहली बार पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि अगर आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बदल जाए तो आप मान लीजिए कि आप सफल हो गए। क्या करना है? क्या करना है? कर सकते हैं क्या? सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है अगर वो ऑटोग्राफ में बदल जाए तो कैसा रहेगा साहब? यही तो सफलता है। सिर्फ पैसे से सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। सिर्फ पैसा कमा लेना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे के साथ साथ आपका समाज में रेस्पेक्ट कितना है, आपका मान सम्मान कितना है, आपको कितना लोग प्यार करते हैं, आपसे कितने लोग मोहब्बत करते हैं, आपको लोग कितना रिगार्ड करते हैं, ये मैटर करता है। नहीं तो चांदनी चौक में एक से बड़े लाला बैठे हैं, मालूम है आपको? करोड़ों का रोजाना का टर्न इधर उधर कर देते हैं। वो कौन पूछता है उन्हें साहब? कौन जानता है उनको? क्या उनका पड़ोसी भी उनको सैल्यूट करता है? क्या नहीं करता है साहब? अगर उनको बोलो कि चलो चल रहे हैं दुबई 1 महीने के लिए, क्या कहते हैं? मरने की फुर्सत नहीं है साहब, गल्ला छोड़ नहीं सकते। अरे कैसा पैसा, ऐसे पैसे का क्या करोगे साहब? उनकी पत्नियों को ड्राइवर घुमा रहे हैं, क्या करोगे ऐसे पैसे का? आप असल सफलता वो है दोस्तों कि आपको पैसे के साथ साथ मान सम्मान चाहिए, पैसे के साथ साथ आपको टाइम चाहिए, आप पैसे के साथ साथ आपको सेहत चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, तब आप पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। करोड़ों रुपए आपके पास है, आपकी सेहत खराब है, क्या करोगे साहब? कुछ नहीं कर सकते। आपको अच्छी सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, सब कुछ अगर एक प्लेटफॉर्म पर चाहिए, बिना पैसा लगाए चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए, आज सिर्फ मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, पैसे की लिमिट होती है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं भी जहां भी आरसीएम बिजनेस चलता है दोस्तों, आप नाम लेकर मेरा देखिए कि जलालुद्दीन सर दिल्ली वाले खड़े हो जाएंगे साहब। अगर खड़े नहीं हुए तो क्या बात? ये रिगार्ड होता है साहब, ये सम्मान होता है। ये सम्मान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये आरसीएम बिजनेस के अंदर मिलेगा, जो आपको पैसा भी देता है, मान सम्मान भी देता है, शोहरत भी देता है, टाइम भी देता है, हर चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों क्या? आरसीएम अभियान प्रचार है। तो क्या आप अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना चाहते हैं क्या? कैसे बदलेंगे सोचिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, जिस काम को आप पूरी जिंदगी कर रहे हैं, क्या बदला? क्या आपको ये सारी चीजें मिल सकी हैं क्या? आप जरा सोच कर देखिए, आप इस पे चिंतन मनन करके देखिए। तो हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सैल्यूट करते हैं कि किस तरह से उनका जो बचपन है वो घोर गरीबी में गुजरा है साहब। कितने लोग जानते हैं? यस, बहुत गरीबी में गुजरा, और रामेश्वरम के अंदर
वो बताते हैं अपनी जीवनी में कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन का भी पैसा दे सके। तो मैथ्स के टीचर जो थे वो 5 बच्चों को फ्री पढ़ाते थे। कितने बच्चों को? 5 बच्चों। और सुबह 4 बजे उठ के उनके बाद घर में उसके ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना होता था। तो APJ अब्दुल कलाम साहब जो है वो 4 बजे उठते थे, नहा धो के कहाँ चले जाते थे? मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने। वो फ्री में पढ़ाते थे। वहाँ से वो आते थे, आने के बाद वो नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद वो पेपर बांटने के लिए जाते थे। स्टेशन पर, बस अड्डों पर उन्होंने अखबार बांटे। समझ रहे मेरी बात? इतनी गरीबी में उन्होंने अपनी जीवन उसकी शुरुआत की है। और शुरुआत करने के बाद एक दिन वो भारत रत्न बने साहब। मालूम आपको? इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड अगर कोई है तो वो कौन सा है? भारत रत्न। वहां तक पहुंचे इस स्थिति से उठकर जिन्होंने अपने बचपन में अखबार बांटे हो, फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते। एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार मम्मी उनकी खाना बनाती थी सबके लिए। तो शाम के टाइम जो है वो खाना बना रही थी और रोटियां जो है लाकर उन्होंने दी। तो APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके फादर, ये सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उनकी मम्मी जो है किचन से आए और आने के बाद उन्होंने उनके फादर से बोला कि सॉरी, आज जो है जली हुई रोटियां आ गई। क्या आ गई? जली हुई रोटियां आ गई। तो उनके वालिद साहब ने थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि मुझे जली हुई रोटियां पसंद है। मुस्कुरा दिया और वो मम्मी उनकी फिर दोबारा किचन में चली गई। APJ अब्दुल कलाम साहब साथ में खाना खा रहे थे तो उनको कुछ मामला गड़बड़ लगा क्योंकि आओ भाव से समझ में आ जाता है। तो उन्होंने पूछा कि वालिद साहब, पिताजी, क्या वाकई आपको जली हुई रोटियां पसंद है? तो उन्होंने नामे से मिलाया और कहा कि बेटा याद रखना कि जली हुई रोटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से बहुत फर्क पड़ता। इसलिए जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी भी जले हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आज से हम क्या बोलता है? मधुर बोलो, अच्छा बोलो। जब भी मुंह खोलो क्या बोलो? अच्छा। आज से हम के 2 मीठे बोल छोड़ जाएंगे। यही तो छोड़ जाएंगे। हम क्या छोड़ जाएंगे साहब, बताइए? धन्यवाद। ये जो जले हुए शब्द हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये हम और आप इस बात के साक्षी हैं। इसी क्षेत्र में कुछ दिनों पहले जब दंगा भड़का है दोस्तों, दिल तार तार हो गया, छलनी हो गया और सुन कर कलेजा मतलब कचोड़ता था कि ये इंसान है या जानवर है? ये कैसे लोग हैं जो चंद लोगों के जले हुए शब्दों की वजह से घरों में आग लगा दिया गया, लोगों को जान से मार दिया गया। चाहे वो अमित मरा हो, चाहे अब्दुल मरा हो, खून जो बहा है दोस्तों वो इंसानियत का खून बहा है, वो मानवता का खून बहा है। और किसी धर्म में मानवता के खून को बहाने की इजाजत नहीं दी जाती है दोस्तों, किसी भी धर्म में। और ये सो कॉल्ड मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। इस वतन में जो आग लगाता है वो देशद्रोही है, वो राष्ट्र प्रेम के नाम पर ढोंग कर रहा है, वो धर्म का ठेकेदार बनकर धर्म की ठेकेदारी करके वो जो है लोगों को, मासूम लोगों को